तो उदाहरण स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। पहला उदाहरण देखिए आप, क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करो जो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक और बाह्य रूप से 2:3 में विभाजित करता है। समझे? आपको दो पोजीशन वेक्टर दे दिए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को, ये इन दोनों पोजीशन वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, उस रेखाखंड को 2:3 में एक पॉइंट आंतरिक रूप से विभाजित करता है और एक पॉइंट बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से विभाजित करने वाले पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, स्थिति सदिश बताना है। समझ में आया? वापस समझाता हूँ भाई। जैसे मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, ऐसे समझो, ठीक है। और कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मान लो ये है और एक पॉइंट मान लो ये है। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है जी ये, क्या है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है जी ये, ठीक है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, रेखाखंड बन गया हमारा ये। इस रेखाखंड पर एक पॉइंट ऐसा ढूंढो, इस रेखाखंड पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मान लो कि उस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस P का पोजीशन वेक्टर अपने को बताना है, स्थिति सदिश बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई एक पॉइंट बाह्य रूप से भी इसको 2:3 में विभाजित करता है। ये तो इसको आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है, और एक पॉइंट कहीं बाहर है, मान लो कि यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट है वो इस रेखाखंड को बाह्य रूप से 2:3 में विभाजित करता है। ये तो आंतरिक रूप से और ये बाह्य रूप से विभाजित करता है। हमें इन दोनों के पोजीशन वेक्टर बताने हैं, ठीक है। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इसका बता देंगे, फिर इसका बता देंगे, ठीक है। तो ये आकृति बना लेना सबसे पहले आप, ठीक है। इस आकृति को साइड में रख देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, इसका रेड कर देता हूँ इसका, ठीक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे माना ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को हो या फिर पोजीशन वेक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, दोनों ही ठीक है, कोई नंबर काटने वाला नहीं होगा आपका, ठीक है। तो माना ए का पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है, ये आपने मान लिया। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर है ना। इस ओरिजिन को बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने ओरिजिन बना के दिखाया ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने को बना दिया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये मान लिया और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये मान लिया, ठीक है जी। और जो P है वो इसको आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है, जो क्या है वो बाह्य रूप से इसको 2:3 में विभाजित करता है। लिख देते हैं यहाँ P और क्याऊ रेखाखंड AB को आंतरिक और बाह्य रूप से दो अनुपात 3 में विभाजित करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस P का पोजीशन वेक्टर बताना है और क्याऊ का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो सबसे पहले हम P का पोजीशन वेक्टर बताते हैं, P का स्थिति सदिश। तो P क्या है, आंतरिक बिंदु है ना। अब ये आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहा है। अब आंतरिक रूप से अगर विभाजित कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता था, आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो याद नहीं, ट्रिक बता दो, सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या होती है कि भाई इसको, ये जो 2 आपको दिख रहा है, इसको आप इससे गुना कर दीजिए, पूरे से करिए, 2 को इससे गुना करना, ये हो जाएगा सर 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, बीच में प्लस का निशान लगाना, फिर 3 को इससे गुना कर दो पूरा पूरा, यानी कि 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर, बटे में क्या लिखोगे, इन दोनों का जोड़। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12a वेक्टर माइनस का 13b वेक्टर अपॉन में 5,
ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग करके लिख लो भाई, 12 ए वेक्टर बटा 5 माइनस 13 बी वेक्टर बटा 5, ऐसे लिख लो, चाहे नहीं तो ऐसे लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसी तरीके से क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताना जरा एक बार, बोलिए। आप कहेंगे सर क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला तो ऐसे लगेगा, लेकिन बीच में माइनस लगेगा बेसिकली, है ना, क्योंकि क्यू जो है ये हमारा बाह्य बिंदु है इसलिए। तो इसकी इससे गुणा कर दीजिए वापस से वही चीज़, है ना। बस यहाँ पे आपने जो प्लस लगाया ना, बस उसके लिए माइनस लगा देना नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी माइनस लगा देना बस। तो हो जाएगा 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर अपॉन में नीचे क्या था, 2 और 3 को जोड़ा था, अब की बार 2 और 3 को घटा देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 6 वेक्टर में से 6 वेक्टर कट गया, माइनस का 4b वेक्टर प्लस का 9b वेक्टर, यानी कि 5b वेक्टर। 2 में से 3 गया, ये हो गया हमारा माइनस का 1, और इसको आप लिख सकते हो माइनस का 5b वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पी का पोजीशन वेक्टर बता दिया और क्यू का भी पोजीशन वेक्टर बता दिया। तो ऐसे करना था बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आसान सा ही था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर दिया। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, क्या लिखा है कि यदि बिंदु ए और बी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इस ए बी रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर बताइए। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है ना। तो इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं, बार बार अपना ऐसे ओरिजिन बनाएंगे फिर ऐसे डायग्राम बना के लिखेंगे तो टाइम बहुत लगता है। तो कभी भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो ना, तो उसके ब्रैकेट में लिख के दिखा दिया करो, आसान पड़ता है, ठीक है। बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना, इसका डायग्राम बनाना बहुत औखा काम है, ठीक है ना। तो उसके साथ में लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। जैसे मान लीजिए कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो अपन बार बार डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसके साथ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देंगे। अगर ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख के आना तो इसका मतलब ये है कि बी का पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ये है और बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला कि ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर बताएं। इस ए बी को समत्रिभाजित करने वाले का मतलब ये हो गया कि इस ए बी के 3 बराबर टुकड़े कर दिए। 3 बराबर टुकड़े करना, आप कहेंगे सर एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, 3 बराबर टुकड़े हो गए ना। तो 3 बराबर टुकड़े करने वाले जो पॉइंट्स हैं, इस ए बी को 3 टुकड़ों में बांटने वाले जो पॉइंट्स हैं, 3 टुकड़ों में बांटने वाले कौन से पॉइंट हैं सर जी, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना। इसको लेट से मैं पी बोल देता हूँ, इसको लेट से मैं क्यू बोल देता हूँ। तो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो पॉइंट्स हैं, इनका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई समत्रिभाजित करने वाले पॉइंट है तो वो पॉइंट 3 होंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं कई, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चे। इस ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, एक तो ये और एक ये, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंटों ने इनको इसको 3 भागों में बांट दिया ना, समझ रहे हैं। तो आप इसको रटिए मत कि भाई समत्रिभाजित है तो इसका मतलब 3 पॉइंट होंगे, नहीं 2 पॉइंट होते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो हमें इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। अब कैसे बताओगे, सोचो अपने आप, वीडियो पॉज करके। 10वीं क्लास में भी आता था इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये पी और क्यू जो है ये इसको आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं, क्योंकि अगर बाह्य रूप से करते ना तो क्वेश्चन में बताता, ठीक है। ठीक है सर जी, तो हमें इस पी का पोजीशन वेक्टर, इस क्यू का पोजीशन वेक्टर बताना है। सबसे पहले पी का बताते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे पी का पोजीशन वेक्टर। अब कहेंगे सर पी का पोजीशन वेक्टर तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें रेशो मालूम होगा। अब रेशो तो हमें मालूम नहीं, अब क्या करें, ठीक है। तो जो ये समत्रिभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित, समत्रिभाजित, समचतुर्भाजित कह लो तुम, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें रेशो निकालने की ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि भाई ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये तीनों टुकड़े बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस पी पॉइंट का अनुपात निकालना है, आपको ये पता करना है कि ये पी पॉइंट इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके लिए आप क्या करें, इस पी पॉइंट से पहले कितने डब्बे हैं ये बताएं। आप कहेंगे सर पी पॉइंट से पहले तो एक ही डब्बा है, एक ही खाना है ना, और पी पॉइंट के बाद कितने खाने हैं, 1 और 2 खाने हैं। तो ये जो पी पॉइंट है वो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा होगा,
10वीं क्लास में भी ऐसे ही सिखाया था तुमको। ऐसे ही क्यू पॉइंट इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा होगा बताना। आप कहेंगे सर क्यू पॉइंट के पहले दो खाने हैं, एक तो ये और एक ये, है ना, तो ये होगा 2 अनुपात, और क्यू पॉइंट के बाद एक ही खाना है, 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब यहाँ पे सम लिखा हो, है ना। अगर ये सेम भागों में विभाजित कर रहा है तभी ऐसा हो पाएगा, समझ रहे हो। ठीक है सर जी। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए फटाफट से। आप कहेंगे सर ट्रिक से बताते हैं, बताइए। ट्रिक क्या कहती है कि भाई इसकी इससे गुणा कर दो, यानी 1 गुना बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर, प्लस में 2 की इससे गुणा कर दो, 2a वेक्टर, अपोन में इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर अपोन में 3 प्लस में 2a वेक्टर अपोन में 3, ये हमारा आ गया। ऐसे ही क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना जरा एक बार। आप कहेंगे सर क्यू पॉइंट का, हाँ जी, 2 की इससे गुणा कर लो, 2b वेक्टर, प्लस में 1 की इससे गुणा कर लो, a वेक्टर, अपोन में इन दोनों को जोड़ दो 3, तो क्या 2b वेक्टर अपोन में 3 प्लस में a वेक्टर अपोन में 3। कितनी आसानी से हमने p और क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण को करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, है ना। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला उदाहरण देखिए बेटा, क्या लिखा कि बिंदु आर का पोजीशन वेक्टर बताओ जो कि पी और क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य रूप से 1:2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में, वही बाह्य रूप से। ठीक है, जहां पी का पोजीशन वेक्टर ये है और क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है भाई। और ये भी बताओ कि जो पी है, ये भी दिखाओ कि जो पी है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है ना। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ढाले हुए इन्होंने, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बिंदु आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, आकृति बना लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और इस पी क्यू रेखाखंड को एक पॉइंट है आर जो कि बाह्य रूप से 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, मान लो कि आर पॉइंट यहाँ पे है ना, बाह्य रूप से 1:2 में विभाजित करता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आर से पी तक की लेंथ 1 है तो आर से क्यू तक की लेंथ 2 होगी, इसका ये मतलब होता है बेसिकली। समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। तो हमें इस आर पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताना है। इसका पोजीशन वेक्टर तो दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। तो सिंपली अपने पास फॉर्मूला है वो लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर का पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता था, आप कहेंगे सर फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ट्रिक से कर लो, आराम से हो जाएगा। कर लो, चाहे तुम ट्रिक से करना तो ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रिक से भी कर सकते हो। कैसे, इस 1 की गुणा कर दो इसके साथ, ये हो जाएगा सर जी a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, फिर प्लस का निशान, प्लस का कि माइनस का, माइनस का निशान। क्यों माइनस का निशान, क्योंकि जो आर है वो बाह्य रूप से इसको विभाजित कर रहा है, आंतरिक रूप से करता है तो प्लस का निशान लगाते हैं, बाह्य रूप से कर रहा है तो माइनस का निशान। तो 1 की आपने इसके साथ गुणा कर दी, अब ये जो 2 है इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर बटे में इन दोनों को घटा दो भाई, 1 - 2 करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर अपॉन में माइनस का 1, यानी कि 3a वेक्टर प्लस में 5b वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आर का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो P है वो इस आर क्यू का मध्य बिंदु है, ऐसा भी दिखाना है। ठीक है ना, जो P है वो इस आर क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, ऐसा भी हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अब P अगर आर क्यू का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर में पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर जोड़ करके आधा कर दूं तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आना चाहिए। वापस समझिए, अगर P आर क्यू का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि आर और क्यू के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके आधा कर दूं तो P का पोजीशन वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि यदि P
आर क्यू का मध्य बिंदु है तो आर का पोजीशन वेक्टर प्लस में क्यू का पोजीशन वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर प्लस में क्यू का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं इसका आधा कर दूं तो वो बराबर आना चाहिए किसके, पी के पोजीशन वेक्टर के। अब देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। अगर आ गया तब तो हमारा पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, अगर नहीं आया तब फिर हमारा पी आर क्यू का मध्य बिंदु नहीं होगा, लेकिन जब आएगा जरूर, है ना। मैं करके दिखाता हूँ। आर का पोजीशन वेक्टर क्या था, आपके सर आर का पोजीशन वेक्टर ये आया था, लिख दो 3a वेक्टर प्लस में 5b वेक्टर प्लस में क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या था भैया, सर जी ये था a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर अपॉन में 2 बराबर किसके आना चाहिए, p का पोजीशन वेक्टर के बराबर आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर अपॉन में 2 बराबर आना चाहिए p का पोजीशन वेक्टर के। तो हो गया 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर बराबर आना चाहिए p का पोजीशन वेक्टर के। अब मुझे बताओ कि क्या p का पोजीशन वेक्टर यही है कि नहीं है, देख लेते हैं। सर जी p का पोजीशन वेक्टर ये है 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, और हमारा जो है वो भी क्या है 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है ना। हम कह सकते हैं अतः जो p है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। वापस समझे समझाता हूँ मैं आपको। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि जो आर पॉइंट है वो इस पी क्यू को बाह्य रूप से 1:2 में विभाजित करता है, एक तो ये चीज़ थी, है ना। हमें इस आर का पोजीशन वेक्टर बताना था, जो कि हमने बता दिया, सिंपल ट्रिक लगाई, फॉर्मूला लगाया और डायरेक्टली हमें मालूम चल गया। फिर हमें ये बताना था कि ये दिखाना था कि जो पी है ना वो इस आर क्यू का मध्य बिंदु है। अब पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, कैसे दिखा सकते थे, अगर आप आर के पोजीशन वेक्टर में क्यू का पोजीशन वेक्टर जोड़ें और उसका आधा कर दें और वो पी के पोजीशन वेक्टर के बराबर आ जाए, तब फिर हम कह सकते हैं कि जो पी है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो वही चीज़ हमने की और वहाँ से हमें पता चला कि भैया जो पी का पोजीशन वेक्टर है वो ये आया, है ना, और असल में भी यही था, ठीक है ना। आर का पोजीशन वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर जोड़ कर उसका आधा करने पर जो हमारे पास वैल्यू है वो इसके ही बराबर आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी है वो हमारा आर क्यू का मध्य बिंदु है, समझे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका आया था सीबीएसई 2010 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर बिंदु ए और बिंदु बी के क्रमशः स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, लिख लेते हैं पहले, बना देते हैं करती। क्या लिखा है कि भाई दो पॉइंट हैं, एक है ए एक है बी। इस ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर और इस बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है बी वेक्टर। फिर क्या बोला कि भाई बढ़ाई गई बी ए में, बी से ए में, बी से ए को जोड़ दिया गया एक बार, ठीक है, और बी ए को बढ़ाया गया, बी ए को क्या किया गया आगे एक्सटेंड किया गया, ऐसे बढ़ाया गया। तो बढ़ाई गई बी ए में एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट आया सी, और ये जो सी पॉइंट है ये इस प्रकार से है कि जो बी सी की लेंथ है वो बराबर है 1.5 गुनी बी ए के। जो बी से सी तक की लेंथ है ना, जो बी सी की लेंथ है वो किसके बराबर है, बी ए की लेंथ के 1.5 गुनी के, बी ए की लेंथ के 1.5 गुनी के, ठीक है। मतलब समझो इसका, इसका मतलब ये है कि अगर बी ए की लेंथ 1 है ना, अगर बी ए की लेंथ 1 है तो जो बी सी की लेंथ होगी वो 1.5 होगी, इसका ये मतलब है, समझो। बी सी की लेंथ बी ए की लेंथ का 1.5 गुना है। तो अगर मैं बी ए की लेंथ को 1 बोल दूं, मैं एक बार के लिए ये समझ लूँ कि बी ए की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जो बी सी की लेंथ है वो इसकी 1.5 गुनी होगी, यानी कि 1.5 होगी, इसका ये मतलब है बेसिकली, ठीक है। तो हमें सी का स्थिति सदिश बताना है, सी का हमें क्या बताना है, स्थिति सदिश। अब सी हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, आपको साफ साफ दिख भी रहा है ना। अब इसका स्थिति सदिश कैसे बताओगे, आप कहेंगे सर अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो मुझे सी ए और सी बी का रेशो चाहिए, मुझे किसका रेशो चाहिएगा, सी ए और सी बी का, है ना। जब जब हम ये बोलते हैं कि भाई सी जो है वो ए बी को बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उसके लिए हमें सी जो है वो ए बी को बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उसके लिए हमें किसका रेशो चाहिए होता है, बताना जरा। क्वेश्चन में हमें किसका रेशो मिला होता है, आप कहेंगे सर सी ए पहले वाला लिखो, सी ए और पहले वाला लास्ट वाला लिखो सी बी।
है ना। जब हमें क्वेश्चन में ये बोला होता है ना कि सी ए बी को बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उस दौरान हमें सी ए और सी बी का अनुपात दिया होता है परसेंट में, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सी पॉइंट जो है वो इस ए बी को विभाजित करता है, तो इसके लिए मुझे सी ए और सी बी का रेशो चाहिएगा। किसका रेशो चाहिएगा? सी ए और सी बी का। अब सी ए और सी बी का रेशो कैसे निकालोगे भाई? आपके आंसर बहुत आसान है। कैसे? सी ए कितना हो जाएगा बताना जरा एक बार। अगर ये 1 है, उस हिसाब से ये डेढ़ हो जाएगा, तो सी ए कितना रह जाएगा? आपके आंसर सी ए रह जाएगा हमारा 0.5, आधा रह जाएगा ना। और सी बी कितना रह जाएगा सर? सी बी तो सर जी हमारा डेढ़ है ही, ठीक है। तो सी ए और सी बी का रेशो कितना हो गया? ये होगा सर आधा बटे में डेढ़, या फिर कह लो 1/3। यानी कि सी ए और सी बी का रेशो है 1/3, यानी कि 1:3। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो सी पॉइंट है वो इस ए बी को बाह्य रूप से 1:3 में विभाजित कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद अपन फॉर्मूला लगा करके, जो हमारा बाह्य रूप से विभाजित करने वाला फॉर्मूला लगा करके अपना इस सी का स्थिति सदिश निकाल लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? पकड़ में आया एक चीज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको लिखोगे कैसे वो देखते हैं। देखिए, तो ये जो आकृति मैंने बनाई, इसी आकृति को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एक बार, ताकि जगह से बन जाए, और इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, चिपका देते हैं अपने ना। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए आप। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यदि, या फिर कह लो माना, ए बी की लेंथ, यहाँ पे देखो मैंने समझने के लिए ए बी की लेंथ को 1 बोला था, लेकिन तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि माना ए बी की लेंथ 1 है ना, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा इसको। लेट्स से कि तुम कह दो कि माना ए बी जो है वो बराबर है एक्स के। तुमने ए बी की लेंथ को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक की जगह तुम क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। अब अगर ए बी की लेंथ एक्स है, तो पूरे सी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? डेढ़ एक्स हो जाएगी, क्योंकि डेढ़ गुनी है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो सी बी की लेंथ होगी भैया डेढ़ एक्स। रीजन लिख देना, क्योंकि बी सी की जो लेंथ है वो बराबर है 1.5 गुना बी ए। यहाँ पे सी बी की बजाय बी सी लिख देता हूँ। सी बी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे रेखाखंड की बात हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने बी सी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसकी लेंथ को एक्स मान लिया, ये लेंथ होगी हमारी डेढ़ एक्स, तो ये कितनी बच जाएगी? तो सी ए हमारा बच जाएगा 0.5x, ठीक है। ठीक है सर। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि सी पॉइंट जो है वो इस ए बी को बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उसके लिए मुझे सी ए और सी बी का रेशो चाहिए, है ना। तो सी ए बटा सी बी, या फिर कह लो सी ए बटा बी सी, बात एक ही है, उसका रेशो चाहिए। वो कितना आएगा? वो आएगा सर जी, सी ए हमारा 0.5x अपॉन में सी बी कितना है? 1.5x, ठीक है। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1/3, है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को बाह्य रूप से 1:3 में विभाजित कर रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब बाह्य रूप से अगर विभाजित कर रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था? तो सी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा सर जी, आप कौन सा फॉर्मूला छोड़िए, ट्रिक लगाते हैं डायरेक्टली अपन। चलिए ट्रिक लगा लीजिए। तो सी जो है वो इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:3 में विभाजित कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हल्का से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। 1:3 का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो सी से बी तक की लेंथ जो होगी वो 3 होगी। ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे ये अगर आधा है तो इसकी लेंथ 1.5 थी, उस हिसाब से अगर ये 1 है तो उसकी इस पूरे की लेंथ 3 ही होनी है। वैसे भी समझ लो चाहे तुम, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो बस अपना ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि भैया एक की इससे गुणा कर दो, है ना, इसकी इसके साथ गुणा कर दो, और इसकी जो है इसके साथ गुणा कर दो, उनको घटा देना। एक की इसके साथ गुणा करना, आपके अनुसार बी वेक्टर माइनस एक की आपने इसके साथ गुणा कर ली, अब 3 की आप इसके साथ गुणा करें, यानी कि 3a वेक्टर अपॉन में एक में से 3 घटा देना भाई, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर माइनस 3a वेक्टर अपॉन में -2। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, समझे। फॉर्मूला लगा लो करोगे ना तो दिक्कत सी आती है, अपन तो अपना सिंपल ट्रिक से करा करो, ठीक है। तो ऐसे कर लिया, काम खत्म अपना। समझ में आया?
तो इस तरीके से करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत कुछ सिखाएगा आपको। क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि बिंदु ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर है। 4 पॉइंट है भैया, बना देते हैं। एक पॉइंट ये है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स से कि एक पॉइंट यहाँ पे है। कहीं भी हो सकते थे, हो सकता था कि ये चारों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हो, है ना, कहीं भी हो सकते थे, मैंने ऐसा बना लिया भाई। ठीक है, अभी जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है डी वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, इनके बीच में कुछ इस तरीके का संबंध है। हमें दर्शाना है कि ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं समतलीय हैं। ये चारों के चारों जो पॉइंट है ना, ये समतलीय हैं, ऐसा हमें दिखाना है। अब कई बच्चों को समतलीय का मतलब नहीं पता, तो उनको मैं बता देता हूँ। समतलीय का मतलब यार एक ही तल पर है। अब कहेंगे सर एक ही तल पर, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरी तरफ देखिए भाई। जैसे मान लीजिए कि मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस माने 3D की, है ना, मैं कागज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पे तीन तीन पॉइंट लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, 3D स्पेस में बात कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों पॉइंट समतलीय हैं? समतलीय का मतलब क्या ये दोनों पॉइंट एक ही तल पे आ सकते हैं? तो आपका आंसर बिल्कुल, है ना। कैसे? समतलीय का मतलब होता है कि यार एक तल पे आने चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट इस तल पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। समझो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट इस तल पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तल को आप कागज की तरह समझिए, जो आपकी कॉपी का पेज का कागज होता है ना, उसकी तरह समझिए। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये स्पेस की बात कर रहा हूँ, 3D स्पेस की। इसको 2D मत समझना, 3D स्पेस की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि ये दोनों पॉइंट हवा में है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दो पॉइंट समतलीय हैं कि नहीं है, तो आप ऐसे समझिए कि क्या कोई एक कागज इन दोनों पॉइंट्स को काट सकता है क्या? है ना, एक ऐसा कागज जिसकी जिसकी जो डायमेंशन है वो अनंत तक है ना, बहुत बड़ा कागज है। क्या ये कागज इन दोनों पॉइंट्स को काट सकता है क्या? आप में से बिल्कुल काट सकता है, ऐसे काट देगा, है ना। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट समतलीय होंगे ही होंगे। आप दो पॉइंट कहीं भी ले लो, मान लो कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, क्या ये दोनों पॉइंट समतलीय हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला जो कागज है, ये वाला जो तल है, वो इसको काट देगा, है ना। इस तल पे दोनों के दोनों पॉइंट आ रहे हैं, समझे। तो जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, क्या ये दोनों पॉइंट समतलीय हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ये वाले तल पे दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, समझ लो। तो दो पॉइंट्स हमेशा समतलीय होते हैं, है ना। दो भी नहीं, तीन भी हमेशा समतलीय होते हैं। दो तो होते हैं, अगर मैं आपको 3 पॉइंट दे दूं ना, तो 3 पॉइंट भी हमेशा समतलीय होंगे। कैसे? जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आप मेरी नाक को समझना, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये तीनों पॉइंट, एक ये और एक ये मेरी नाक, ठीक है, क्या ये तीनों पॉइंट समतलीय हैं? क्या इन तीनों पॉइंट्स को एक कागज काट सकता है? क्या ये तीनों पॉइंट एक तल पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो तल होगा उस पर तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। समझ लो, ये वाला जो कागज होगा जो इस तरफ आ रहा होगा, उस पर तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे भाई। तो 3 पॉइंट्स भी हमेशा समतलीय होते हैं, चाहे आप आकाश में कोई भी 3 पॉइंट ले लो। मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट तुमने ये ले लिया, और लेट से कि तुमने एक पॉइंट ले लिया, तुमने लेट से ये जहाँ यहाँ पे ले लिया मान लो, तब भी ये समतलीय होंगे, इस कागज पे आ जाएंगे तीनों के तीनों पॉइंट, है ना। तो 3 पॉइंट भी हमेशा समतलीय होते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स की गारंटी नहीं होती भाई। 4 पॉइंट्स की कोई गारंटी नहीं है कि समतलीय होगा कि नहीं होगा। जैसे सर जी, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मेरी नाक है ना, तो 3 पॉइंट तो समतलीय हो जाएंगे, इस तल पे आ जाएंगे भाई। अब जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक मेरी नाक है, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे नीचे, है ना। अब 4 पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक तल है वो तो सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर सकता है, ये चौथा पॉइंट तो नीचे की तरफ है। अगर चौथा पॉइंट यहाँ पे होता तब ये चारों को कवर कर देता, समझो। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मैक्सिमम, कहने का मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स तो समतलीय होते ही होते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स की कोई गारंटी नहीं है। 4 पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि चारों के चारों पॉइंट समतलीय हैं। अब 4 पॉइंट्स को समतलीय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो ये रहेगी कि हम सबसे पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो AC है और जो BD है, ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं, ऐसा हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
AC और BD को समतलीय दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा सर जी, अगर AC और BD समतलीय होंगे तो ये चारों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समतलीय हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर जी। अब दो रेखाओं को समतलीय कैसे दिखाते हैं? दो रेखाएं समतलीय कब होती हैं? दो रेखाएं समतलीय तब होती हैं जब या तो वो पैरेलल हों, समांतर हों, या फिर वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हो। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके ये दिखा दें कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ, अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ कि ये दो रेखाएं एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, तब ये ऑटोमेटिकली समतलीय हो जाएंगी। और अगर ये समतलीय हो गई तो ये चारों पॉइंट ऑटोमेटिकली समतलीय हो जाएंगे। ठीक है, देख लो कनेक्शन कैसे बन रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमें सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को समतलीय दिखाना है। अब ये दो रेखाएं समतलीय तब होंगी जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, है ना। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटता हुआ दिखाना है। अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो चारों पॉइंट समतलीय हैं, ये अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य हमें मालूम चल गया। क्या लक्ष्य हमारा? हमारा टारगेट ये है कि हमें कैसे ना कैसे करके ये दिखाना है कि AC और BD एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, अब ये कैसे दिखाएंगे? ये हम दिखाएंगे इसके माध्यम से, जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, इसके माध्यम से। कैसे? हमें दे रखा है कि 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस 2C वेक्टर माइनस 4D वेक्टर बराबर 0 वेक्टर के। तो एक काम करो, जो माइनस वाले हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो, तो हो जाएगा 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, A वेक्टर का जो गुणांक है और C वेक्टर का जो गुणांक है, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे है, B वेक्टर का जो गुणांक है और जो D वेक्टर का गुणांक है, अगर आप इनको जोड़ते हैं तब भी 5 आ रहा है। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ 5 से भाग कर दो। दोनों तरफ कर दिया हमने 5 से भाग। दोनों तरफ 5 से भाग इसलिए किया, इससे क्या होगा कि है ना, फॉर्मूला बन जाएगा ये। कैसे दिखाता हूँ। तो दोनों तरफ मैंने 5 से भाग कर दिया। अभी जो 5 है इसको मैं 3 जमा 2 करके लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर अपॉन में 3 जमा 2। इसी तरीके से ये जो 5 है इसको मैं 1 जमा 4 करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा B वेक्टर जमा में 4D वेक्टर अपॉन में 1 जमा 4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया भैया, बताना चाहे एक बार। ये हमारा बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा AC रेखाखंड पर, क्योंकि यहाँ पे A वेक्टर और C वेक्टर लिखा है ना। A वेक्टर क्या है? A वेक्टर हमारा A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और C वेक्टर क्या है? C वेक्टर जी हमारा C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा AC रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट है, मान लो उस पॉइंट को लेट्स से मैं P बोल देता हूँ, है ना। तो AC रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट है P, जो AC को किस अनुपात में विभाजित करता है? आप कहेंगे सर 3:2 में। नहीं, 3:2 में नहीं, 2:3 में विभाजित करता है। उल्टा होता है बेटा जी, यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। ठीक है ना, 3:2 मत बोल देना, 2:3 होगा, करता है। समझिए वापिस से, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये हमें क्या बताती है? ये हमें उस पॉइंट के बारे में बताती है, या फिर आप कह लो कि ये हमें उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताती है, जो पॉइंट AC रेखाखंड पर है, और वो पॉइंट AC रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। ठीक है ना, ठीक है सर। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें किसके बारे में बताता है? आप कहेंगे सर ये यहाँ पे B वेक्टर और D वेक्टर लिखा हुआ है। B वेक्टर क्या है? B वेक्टर इस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, D वेक्टर इस D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली हमें BD रेखाखंड पर, कौन सी रेखाखंड पर? BD रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट होगा, है ना। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसे भाई AC रेखाखंड पर भी पॉइंट कहीं भी हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था। ऐसे BD रेखाखंड पर भी वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये बेसिकली हमें BD रेखाखंड पर एक पॉइंट होगा, है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बीच में बराबर का निशान लग रहा है। बराबर का निशान लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है। तो अगर हम यहाँ पे P पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही पॉइंट क्या होगा? P ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें BD रेखाखंड पर स्थित उस पॉइंट P के बारे में बता रहा है, जो
बी डी को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब कई बच्चे कहेंगे सर 1:4 में। नहीं बेटा, 1:4 नहीं आएगा, 4:1 आएगा। 4:1 में विभाजित करता है। वापस समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन गया था, है ना। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है? बेसिकली ये इक्वेशन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई एसी रेखाखंड पर जो पी पॉइंट है ना, जो इस एसी को 2:3 में विभाजित करता है, और जो बीसी रेखा, जो बीडी रेखाखंड पर जो पॉइंट है, जो इसको 4:1 में विभाजित करता है, वो दोनों पॉइंट बराबर हैं। समझ रहे हैं? ये जो इक्वेशन है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एसी रेखाखंड पर जो पॉइंट है, जो इसको 2:3 में विभाजित करता है, और जो बीडी रेखाखंड पर जो पॉइंट है, जो इसको 4:1 में विभाजित करता है, वो दोनों बराबर हैं, वो दोनों सेम है। ये हमें बताने की कोशिश कर रही है पूरी की पूरी इक्वेशन। ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पे जो पॉइंट है और इस पे जो पॉइंट है वो बराबर हैं। जो इनको बांटते हैं ना, वो क्या है? वो सेम है, वो बराबर है। ठीक है। अब दो रेखाएं हैं भाई, एक रेखा ये है, मान लो एक रेखा ये है, और मैंने कह दिया कि यार इन दोनों रेखाओं पर जो पॉइंट है ना वो सेम है। एक पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों रेखाओं पर क्या है? सेम है। अब अगर एक पॉइंट दोनों रेखाओं पर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों, वो सेम तभी हो सकता है जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, है ना। जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ये है। मैंने आपसे कहा कि यार एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। ये तभी हो पाएगा ना जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, है ना। बिना काटे तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि एसी और बीडी जो है वो एक दूसरे को काटती ही होंगी, है ना। एसी और बीडी एक दूसरे को 100% काटती ही पाएंगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं यहां से, इस इक्वेशन के माध्यम से। समझे मेरी बात को? वापिस समझो मेरी बात। ये हमें दिया हुआ था बेटा, सोल्व करते करते हम यहां तक पहुंच गए। अब ये जो इक्वेशन है हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई जो एसी पर पॉइंट है ना और जो बीडी पर पॉइंट है वो बराबर है। समझिए? और दो रेखाओं पर पॉइंट बराबर तभी हो सकता है, दो रेखाओं पर एक पॉइंट बराबर तभी हो सकता है जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या है? कोप्लैनर है। कोप्लैनर मतलब समतलीय है। और ये दो रेखाएं अगर समतलीय हैं तो चारों पॉइंट भी समतलीय हो जाएंगे। इस तरीके से हमने प्रूफ किया। समझ में आया? आपने सर समझ तो आया, लेकिन लिखेंगे कैसे सर जी? इसको खिचड़ी से बना दिया आपने तो। अभी मैं लिख के दिखाता हूं तुमको, देखिए अच्छी तरह से लिख के दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, है ना। ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन में क्या बताती है? आप कहेंगे यह समीकरण हमें बताती है कि एसी और बीडी, एसी और बीडी ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं, है ना। एसी और बीडी एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को पी पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूं। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? पी बोल दिया इसको, ठीक है। पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है बेसिकली कि भैया एसी और बीडी एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं। अब कहेंगे सर कैसे बताती है ये? तो वो मैंने आपको बता दिया, वापस से बताता हूँ। वो इसलिए वो ऐसे बताती हैं क्योंकि ये जो हमारे पास बन के आया है, ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा एसी रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट है जो कि उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है ना। तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा बीडी रेखाखंड पर एक पॉइंट है, लेट्स से उस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। वो जो पी पॉइंट है वो इस बीडी रेखाखंड को 4:1 में विभाजित कर रहा है। उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। और बीच में लगा है बराबर का निशान। बराबर का निशान लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो बराबर है। अब दो रेखाओं पर एक पॉइंट बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। समझ में आया मेरी बात? है ना। आप चाहें तो इतनी पूरी रामायण को यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं, बस इतना लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन के आई हमारे पास, वो हमें ये बताती है, क्या बताती है? वो हमें ये बताती है कि भैया एसी और बीडी एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं, है ना। उस पॉइंट को लेट से मैंने पी बोल दिया, ठीक है जी। अब ये अगर एक पॉइंट पर काटते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एसी और बीडी क्या है? एसी और बीडी
कोप्लानर है। कोप्लानर मतलब समतलीय है। ठीक है सर। अब अगर AC और BD समतलीय हैं तो ऑब्वियस सी बात है चारों पॉइंट भी समतलीय होंगे, है ना। तो ये चारों पॉइंट भी क्या होंगे हमारे, समतलीय होंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर, बस ऐसे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यहाँ तक प्रूफ कर दिया आपने। अच्छा सर, अब इसके बाद क्या बोल रखा है, इसके बाद बोल रखा है तथा उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर भी बताएं जो AC और BD को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी बताना है, इस P पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर भी बताना है। कौन सर, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे? अरे इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम बता चुके हो, जरूरत नहीं है बताने की, बता चुके हो। कैसे? ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, ये भी हमारा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये मैंने तुमको क्या बोल बोल के बताया था इतनी देर से, मैं यही तो बोल रहा था कि भैया ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये बेसिकली AC रेखाखंड पर, ये जो AC रेखाखंड है ना, इस पर कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस AC रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, 2:3 ही होगा बेटा, 3:2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2:3 पर ही ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। क्योंकि देखिए तभी तो 2C वेक्टर जमा 3A वेक्टर बनेगा। अगर आप 3:2 ले लेंगे तब ये नहीं बनेगा भैया, समझ रहे हैं? तो उल्टा होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे A और C लिखा है ना, तो तुम ये कहोगे कि AC रेखाखंड को 2:3, उल्टा 2:3 में बांट रहा है ये पॉइंट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो BD रेखाखंड को 4:1 में बांट रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, मैं आपको ये बता रहा था ना कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा था ना कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली हमें, ये बेसिकली हमें इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताता है, इस P के पोजीशन वेक्टर के बारे में। और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये भी हमें इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताती है। ठीक है ना, दोनों के दोनों P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही हैं। तो आप बस लिख दीजिए तथा P का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर एक ये है और एक ये, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर ही है बेटा, क्वेश्चन में लिख भी रखा है बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर अपॉन में 3 + 2 कोमा B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर बटे में 1 + 4। ठीक है, कोमा लगा के मत लिखिएगा, आप यहाँ पे या लगा के लिख दीजिएगा चाहे तो। या क्यों? क्योंकि दोनों सेम है ना भाई, चाहे तुम इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। एक बार मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ, है ना, क्योंकि तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। देखो क्या लिखा था कि भैया 4 पॉइंट है और इन चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ये हैं, है ना। अब ये जो 4 पॉइंट थे मैंने अपने हिसाब से ऐसे बना लिए, लेकिन जरूरी नहीं था कि ये 4 पॉइंट ऐसे हों, कैसे भी हो सकते थे। ठीक है ना, अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई आकृति के हिसाब से देखो तो ये रेखा एक दूसरे को काट ही रही हैं। आकृति तो अपने खुद के हिसाब से बनाई है ना, तो मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये जो 4 पॉइंट लिए गए ना ये कुछ इसी तरीके से लिए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ और तरीका हो ही नहीं सकता इन चारों पॉइंट्स को लेने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी रामायण रची, है ना। तो मुझे ये दिखाना था कि चारों पॉइंट समतलीय हैं। अब 4 पॉइंट समतलीय तभी दिखा सकता हूँ जब मैं इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे से काटता हुआ दिखा दूँ। तो मेरा मेन लक्ष्य ये था कि मुझे ये दिखाना है कि ये रेखाखंड और ये रेखाखंड एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं। अब वो मैंने कैसे दिखाया, उसको दिखाने के लिए जो मुझे दिया गया था मैंने उसका इस्तेमाल किया। ये मुझे दिया गया था तो मैंने क्या किया, जो नेगेटिव वाले थे उनको उस तरफ भेज दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। दोनों तरफ 5 से भाग कर दिया, जैसे ही कुछ ऐसा बन गया। अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये हमें किसके बारे में बताती है? आप कहेंगे सर ये हमें AC रेखाखंड पर स्थित एक पॉइंट P जो कि उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताती है। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे लिखा है ये किसके बारे में बताता है? ये हमें BD रेखाखंड पर स्थित एक पॉइंट P जो कि उस रेखाखंड को 4:1 में विभाजित करता है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताता है। ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर क्या है, बराबर है। दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है वो AC रेखाखंड पर भी है और BD रेखाखंड पर भी है। ठीक है, अब कोई भी दो रेखाखंड पर एक पॉइंट कैसे हो सकता है? कोई भी दो रेखाखंड है उस पर एक पॉइंट कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है ना जब ये दोनों रेखाखंड एक पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC और BD एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते ही काटती हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो उसी चीज़ को लिख दिया कि ये जो समीकरण यहाँ पे लिखी गई है ये हमें यह बताती है कि AC और BD जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते ही काटते होंगे, 100% काटते होंगे। ठीक है जी, तो उसी बात को मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि भैया
अगर एक पॉइंट पर काटते हैं तो AC और BD क्या हो जाएंगे, समतली हो जाएंगे। कोई भी दो रेखाखंड अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं तो वो दोनों रेखाखंड समतली होते हैं, 100% समतली होते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। तो इसलिए ABCD क्या है, समतलीय भैया। ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, समतलीय। कॉमा लगा के लिख देना, समझे। तो इस तरीके से हमने इन चारों पॉइंट्स को समतलीय दिखाया। फिर हमसे बोला था कि इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ। वो बताने की जरूरत ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली पहले से पता चल चुका था। ये क्या था हमारा, ये इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो था, ये भी क्या था, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। तो हम लिख दिया कि भैया तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसलिए। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझाने वाला। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला उदाहरण देखिए बेटा, क्या क्या है कि भैया A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तीन अलग अलग बिंदु A B C के पोजीशन वेक्टर हैं। ये तीन जो हैं पोजीशन वेक्टर हैं, किसके, इन तीन पॉइंट्स के। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड अदिश हैं, ये जो एक्स वाई जेड लिखे गए हैं ये अगर नंबर्स हैं, ठीक है, जहां पर इनमें से कोई एक अशून्य है, ये जो तीन आपको दिए गए हैं ना, इनमें से कोई एक जो है वो आपका अशून्य है। अशून्य मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जेड जो है वो आपका अशून्य है, आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है, या फिर आप वाई को अशून्य मान सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक को आप अशून्य मान सकते हैं। अशून्य माने कि भैया वो जीरो के अलावा कुछ और है, ऐसा मान सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया बेसिकली। ठीक है, और ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है भाई, एक ये और एक ये। हमें दर्शाना है कि ये तीनों पॉइंट समरेखी हैं। तीनों पॉइंट समरेखी मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हैं, ऐसा मुझे दर्शाना है। अब मैं कैसे दर्शाऊंगा वो देखिएगा। तो उसके लिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से। हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि भाई ये तीन के तीन जो हैं ये नंबर्स हैं, और इन तीनों में से आप किसी भी एक को अशून्य ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो कि जीरो नहीं है, यानी कि आप इन तीनों में से किसी भी को किसी भी इन तीनों में से किसी भी को है ना आप अशून्य मान सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ कि यार एक्स जो है वो हमारा अशून्य है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना एक्स अशून्य है। अशून्य मतलब नॉन जीरो। ठीक है, ठीक है सर जी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कह दिया कि भैया माना एक्स जो है वो हमारा अशून्य है ना। अब हम इस इक्वेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की हमें दिया हुआ है कि एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर बराबर जीरो, ऐसा मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो हो गया एक्स ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर। अब दोनों तरफ एक्स से भाग कर देता हूँ, लेकिन दोनों तरफ एक्स से आप तभी भाग कर सकते हो जब एक्स जीरो ना हो, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्स को अशून्य माना था। समझ रहे हो, ये छोटी सी बात है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा गया ना, अगर ये क्वेश्चन में ना भी लिखता ना, तब भी आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स से भाग कर देते हैं। लेकिन दोनों तरफ एक्स वाई जेड यानी कि दोनों तरफ किसी भी नंबर से तभी भाग कर सकते हो ना जब वो जीरो ना हो। ये बात क्वेश्चन में कह रखी थी कि भैया ये जो इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको माना था। समझे, तो इसलिए अपन दोनों तरफ एक्स से भाग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर अपॉन में एक्स, ऐसा हो गया। क्योंकि एक्स जीरो नहीं है ना, एक्स जीरो नहीं है तो आप भाग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखिएगा, अब हम इस इक्वेशन की मदद लेंगे। इसकी हमें दिया गया कि एक्स जमा वाई जमा जेड जो है बराबर है जीरो के। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, आप कहेंगे सर अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी माइनस का वाई प्लस जेड, ऐसे आएगी। अब माइनस से माइनस कट गया, तो ए वेक्टर बराबर हो गया हमारा वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर अपॉन में वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बनी थी तो उसने तो कुछ वो उसने भी कुछ चीज़ बताई थी, ऐसे ही यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, मुझे बताइए फटाफट से, बताओ सोच के। आप कहेंगे सर ये इक्वेशन, हाँ जी। तो यहाँ पे लिखा है वाई, यहाँ पे लिखा है जेड, यहाँ पे लिखा है बी वेक्टर, यहाँ पे लिखा है सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखा है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमें एक ऐसे रेखाखंड के बारे में बताती है जिसका एक पॉइंट तो बी है और एक पॉइंट सी है ना। क्योंकि बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर हमारा सर जी, बी वेक्टर जो है वो हमारा बी का पोजीशन वेक्टर है, और सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर हमारा सी का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है, ये वो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है वो बेसिकली हमें बी सी रेखाखंड पर स्थित एक पॉइंट ए, यहाँ पे जो पॉइंट कौन सा स्थित है वो ए है बेटा। पिछली बार हमें पता नहीं था कि कौन सा पॉइंट स्थित है, तो इसलिए हमने उस पॉइंट को पी बोल दिया था।
लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि भैया वो कौन सा पॉइंट है, ए है। ध्यान से समझिए, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये हमें बेसिकली क्या बताती है, ये हमें बताती है कि बीसी रेखाखंड पर, है ना, बीसी के बारे में कैसे पता चला, बीसी के बारे में यहाँ से पता चला वेक्टर से। ये जो बी वेक्टर लिखा गया है ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी का। और ये जो सी वेक्टर यहाँ पे लिखा गया है ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सी का। तो यहाँ से बीसी रेखाखंड के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है ये बेसिकली हमें बीसी रेखाखंड पर स्थित कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जी ए, है ना। ये जो ए वेक्टर है किसका पॉइंट, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, आपके सर ए का, है ना। तो बीसी रेखाखंड पर स्थित कोई एक पॉइंट है ए जो कि इस बीसी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर वाई अनुपात जेड में, जो कि गलत है ना। अनुपात उल्टा होता है बेटा, जेड अनुपात वाई में, जेड अनुपात वाई में। क्योंकि आप जब आपने याद हो अपन जब फॉर्मूला लगाते हैं तो इसकी इसके साथ गुणा करते हैं, इसकी इसके साथ गुणा करते हैं, है ना, उल्टा गुणा करते हैं। तो इसलिए जो ये अनुपात लिखते हैं उल्टा होता है। आप वाई अनुपात जेड मत लिखना, जेड अनुपात वाई होता है बेटा, समझ में आ गई। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है ये हमें ये बताती है कि भैया बीसी रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट है ए जो कि इस रेखाखंड को जेड अनुपात वाई में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया। तो इसी बात को लिख दीजिए। आप कहेंगे कि भाई साहब ये जो इक्वेशन है, यह समीकरण हमें यह बताती है, यह समीकरण हमें यह बताती है कि बीसी रेखाखंड पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए, है ना। ये बराबर में ए लिखा हुआ है ना। पिछली बार बराबर में कौन सा, कोई वो नहीं लिखा गया था, इसलिए हमने वहां पे पी माना था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ए लिख दिया। ठीक है, तो बीसी रेखाखंड पर एक पॉइंट है ए जो बीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, जेड अनुपात वाई में विभाजित करता है ना। आंतरिक रूप से विभाजित करता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक रूप से के हिसाब से फॉर्मूला लग रहा है ना। अगर बीच में माइनस होता तो फिर वो बाह्य रूप से विभाजित कर रहा होता, लेकिन अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जो बीसी रेखाखंड है उस पर एक पॉइंट है ए, है ना, ये बीसी रेखाखंड है और इस बीसी रेखाखंड पर एक पॉइंट है ए जो कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, जेड अनुपात वाई में विभाजित करता है। ठीक है ना, जेड अनुपात वाई ही होगा, वाई अनुपात जेड हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जेड अनुपात वाई होगा तभी ये फॉर्मूला बन के आएगा बेटा। आप चाहे तो चेक कर लो ना, जेड की इससे गुणा करनी पड़ेगी, जेड इंटू सी वैक्टर, इसका पोजिशन वैक्टर क्या है, सी वैक्टर ही तो है, जेड इंटू सी वैक्टर जमा में वाई इंटू बी वैक्टर। आप देखिए यहाँ पे यही लिखा है, जेड इंटू सी वैक्टर प्लस में वाई इंटू बी वैक्टर। अगर मैं यहाँ पे वाई रेशो जेड लिखता ना तब ये बनता ही नहीं, समझ, चाहे आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, समरेखी हैं, एक ही रेखा में है ना। क्योंकि भैया ए जो है वो बीसी के अंदर आ रहा है ना, बीसी रेखाखंड पर एक पॉइंट ऐसा है ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ये है, सी ये है, तो ए जो है वो इसके बीच में कहीं पे आएगा, इसी रेखा पे आएगा लेकिन इसके बीच में कहीं पे आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, समरेखी हैं। वही हम चाहते थे, हम इन तीनों पॉइंट को समरेखी तो सिद्ध करना चाहते थे, कर दिया। लिख दीजिए, अतः ए बी सी समरेखी। समझे, कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत कुछ सिखाने को देके गया अपने को, समझ रहे। तो इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स को समरेखी दिखाया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, डीपीपी के अंदर है भैया 7 सवाल, तो उन 7 सवालों को आप कर लीजिएगा। इंग्लिश में सवाल लिखे हैं, आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में आएंगे, है ना। हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है भाई जिससे मैं ट्रांसलेट करवा पाऊँ, है ना, और खुद ट्रांसलेट करता हूँ तो उसमें समय लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार बच्चे इतने तो होशियार हैं ही कि भाई खुद ब खुद थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स के इंग्लिश में और वैसे स्पेशल हिंदी में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है ना। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे कि यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा उसकी हिंदी, समझे। तो डीपीपी दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा भैया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।